दोस्तों, आज मैं आपको राजनीति की ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। यह कहानियां हैं उन 10 बड़े नेताओं की जिन्होंने पीएम मोदी का साथ छोड़ा और फिर उनके साथ जो हुआ वो किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं है। नंबर 10, उपेंद्र कुशवाहा। 2014 का वो दौर याद है आपको, जब पूरा देश मोदी लहर में बह रहा था। उस वक्त उपेंद्र कुशवाहा भी उसी लहर पर सवार थे। उनकी पार्टी राष्ट्रीय लोक समता दल एनडीए के साथ थी। मोदी जी का साथ था तो कुशवाहा जी केंद्र सरकार में मंत्री भी बन गए। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन फिर आया साल 2018। पता नहीं क्या हुआ, इन्हें लगा अरे भाई, हम भी तो बहुत बड़े नेता हैं, अकेले भी दुनिया बदल सकते हैं। बस यही इनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। उन्होंने एनडीए छोड़ दिया और महागठबंधन में चले गए। फिर आया 2019 का चुनाव और नतीजा, उनकी पार्टी को लोकसभा में एक भी सीट नहीं मिली। जी हाँ, शून्य, बिल्कुल सन्नाटा। जो आदमी मोदी जी के साथ सीधे मंत्री की कुर्सी पर बैठा था वो अचानक घर बैठ गया। जब अकल ठिकाने आई तो वापस एनडीए में लौट आए। लेकिन दोस्त, अब वो पुराना रुतबा और रसूख कहाँ। अब सुनो नंबर 9 का नाम, जो थोड़ा हटके है, प्रशांत किशोर, जिन्हें सब पीके कहते हैं। भाई, इनकी कहानी सबसे अलग है। ये किसी पार्टी के नेता नहीं थे, बल्कि ये वो दिमाग थे जिन्होंने 2014 में मोदी जी को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी। अब की बार मोदी सरकार, ये नारा इन्हीं के दिमाग की उपज थी। चाय पर चर्चा इन्हीं का आइडिया था। यहाँ तक कि वो चुनावी 3D रैलियां भी इन्हीं का कंसेप्ट थी। यानी जो ब्रांड मोदी आज हम देखते हैं, उसे गढ़ने में इस एक आदमी का बहुत बड़ा हाथ था। लेकिन फिर क्या हुआ, मोदी जी और इनके बीच दूरियां बढ़ती गईं। पीके ने विपक्षी दलों के लिए रणनीतियां बनाना शुरू कर दिया और फिर नवंबर 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों में अपनी खुद की पार्टी जन स्वराज लेकर मैदान में उतर गए। हजारों किलोमीटर पैदल चले, गांव-गांव घूमे, लेकिन जब नतीजा आया तो पैदल जमीन खिसक गई। एक भी सीट नहीं मिली। सिर्फ 3.44% वोट मिले और 68 सीटों पर तो इन्हें नोटा से भी कम वोट मिले। सोचिए, जो आदमी पूरे देश की सरकार बनवा सकता था, वो खुद के दम पर एक विधायक तक नहीं जिता सका। है ना सोचने वाली बात। नंबर 8 का जो नाम है उसे सुनकर आप पक्का चौंक जाएंगे। वरुण गांधी, भाजपा के अपने घर के बेटे। वरुण जी पीलीभीत से 2009 से लगातार सांसद थे। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी रहे। वो भाजपा के एक चमकते सितारे थे। लेकिन फिर आया साल 2021। लखीमपुर खीरी में किसानों के साथ एक दुखद घटना हुई और वरुण जी ने अपनी ही पार्टी की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कभी बेरोजगारी पर सवाल उठाए तो कभी सरकार की नीतियों की जमकर आलोचना की। वो खुलेआम किसानों के साथ खड़े दिखे। अब भाई, अपनी ही पीठ पर चुरा घोंपना भाजपा को कैसे पसंद आता। पार्टी ने 2021 में ही उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारिणी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। बात यही नहीं रुकी। 2024 के चुनाव में पीलीभीत की वो सीट है जो इनकी मां मेनका गांधी की परंपरागत सीट थी और जहां से वरुण खुद 3 बार जीत चुके थे, वहां से भाजपा ने इनका टिकट ही काट दिया। इनकी जगह कांग्रेस चाहे एक दूसरे नेता को टिकट दे दिया गया और वरुण गांधी बस देखते रह गए। अभी हाल ही में 2026 में जब वो मोदी जी से मिलने पहुंचे तो अखबारों की सुर्खियां थीं, वापसी की कोशिश, यानी अब माफी का दौर चल रहा है। लेकिन खुद से पूछिए, क्या वो पुराना रौब कभी वापस आ पाएगा। अब आते हैं नंबर 7 पर, यशवंत सिन्हा। यह नाम थोड़ा पुराना जरूर लगता है, लेकिन इनकी कहानी से मिलने वाला सबक बहुत बड़ा है। यशवंत जी भाजपा के कद्दावर नेता थे। अटल जी की सरकार में देश के वित्त मंत्री रहे। पार्टी में उनका बड़ा सम्मान था। लेकिन जब राजनीति में मोदी युग की शुरुआत हुई तो इन्हें लगा कि इन्हें अब वो तवज्जो और भाव नहीं मिल रहा। अहंकार आड़े आया और 2018 में इन्होंने भाजपा छोड़ दी। ममता दीदी की तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया। साल 2022 में तो पूरे विपक्ष ने मिलकर इन्हें राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार तक बना दिया। राष्ट्रपति का चुनाव, वाह कितना बड़ा मौका था ना। लेकिन दोस्त, नतीजा देखिए, द्रौपदी मुर्मू जी ने इन्हें इतने भारी अंतर से हराया कि वो हार इतिहास में दर्ज हो गई। आज यशवंत सिन्हा राजनीति के नक्शे से लगभग गायब है। जो नेता कभी देश की तिजोरी का मालिक था, आज उसे कोई याद तक नहीं करता। नंबर 6 पर हैं के चंद्रशेखर राव, जिन्हें पूरा देश केसीआर के नाम से जानता है। जब तेलंगाना नया राज्य बना तो इन्होंने वहां 10 साल से भी ज्यादा समय तक राज्य किया। ऐसा वैसा राज नहीं, बिल्कुल एक छत्र राज। लेकिन फिर इन्हें लगने लगा कि अब तेलंगाना छोटा पड़ रहा है। इन्होंने मोदी जी के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल दिया। अपनी क्षेत्रीय पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने का ख्वाब देखने लगे और खुद को देश का अगला प्रधानमंत्री बताने लगे। मोदी जी की हर नीति पर तीखे हमले किए, बड़े बड़े दावे किए और फिर आया दिसंबर 2023 का तेलंगाना चुनाव।
नतीजा 119 सीटों में से उनकी पार्टी सिमटकर सिर्फ 39 सीटों पर आ गई। जो पार्टी तेलंगाना में अजय लगती थी, जनता ने उसे पलक झपकते ही धूल चटा दी। राष्ट्रीय पार्टी बनने का सपना तो कांच की तरह चूर चूर हो गया। आज तेलंगाना में कांग्रेस राज कर रही है और केसीआर अपने ही राज्य में विपक्ष की कुर्सी पर बैठे हैं। घमंड और मोदी विरोध का क्या असर होता है, केसीआर जी की कहानी इसका सबसे बड़ा सबूत है। अब बात करते हैं नंबर 5 की। इनके बारे में कहा जाता है कि क्रिकेट के मैदान में तो लंबे लंबे छक्के मारते थे, लेकिन राजनीति के पिच पर खुद ही क्लीन बोल्ड हो गए हमारे सिद्धू पाजी यानी नवजोत सिंह सिद्धू। क्रिकेटर, मजाकिया कमेंटेटर और एक जमाने में भाजपा के अमृतसर से दमदार सांसद। मोदी जी के साथ इनके रिश्ते ठीक ठाक थे, लेकिन 2017 में इन्होंने भाजपा को ठोको ताली बोला और कांग्रेस में आ गए। कांग्रेस ने इन्हें पंजाब का अध्यक्ष भी बना दिया, पर यहाँ सिद्धू पाजी से एक बड़ी गड़बड़ हो गई। उन्होंने अपनी ही पार्टी के तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ अंदरूनी जंग छेड़ दी। यह खींचतान इतनी बड़ी कि कांग्रेस अंदर से बिखर गई। नतीजा यह हुआ कि 2022 के पंजाब चुनाव में कांग्रेस बुरी तरह हार गई। किस्मत का खेल देखिए, उसी दौरान सड़क हादसे के एक बहुत पुराने मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें एक कड़ी सजा सुना दी और सिद्धू पाजी जी को 1 साल के लिए जेल जाना पड़ा। अगर आज वो भाजपा में होते तो शायद केंद्र में बड़े मंत्री होते, लेकिन आज राजनीति में उनका जिक्र तक नहीं होता। नंबर 4 पर हैं बॉलीवुड के खामोश भाई साहब शत्रुघ्न सिन्हा। फिल्मों में भले ही इनका डायलॉग खामोश हिट रहा हो, लेकिन राजनीति में यह बिल्कुल खामोश नहीं रहे, बल्कि कुछ ज्यादा ही बोल गए और अपना खुद का नुकसान कर बैठे। पटना साहिब सीट से ये 2 बार भाजपा के टिकट पर भारी वोटों से सांसद रहे थे, लेकिन जब मोदी शाह का दौर आया तो इन्हें लगने लगा इनकी पूंछ कम हो रही है। फिर क्या था, 2019 के चुनाव से ठीक 1 महीने पहले ये बगावत करके कांग्रेस में चले गए। कांग्रेस ने इन्हें उसी पटना साहिब सीट से लड़ाया जहां से ये 2 बार जीत चुके थे, लेकिन सामने थे भाजपा के रविशंकर प्रसाद। नतीजा जानना चाहते हो? शत्रुघ्न सिन्हा पूरे 2,84,000 वोटों के अंतर से हार गए। वो सिर्फ हार नहीं थी, यह एक तरह से इनका पूरा राजनीतिक सुपड़ा साफ होना था। बाद में वो दीदी के साथ आसनसोल से सांसद जरूर बने, लेकिन जो रुतबा और इज्जत दिल्ली के गलियारों में पहले थी वो कभी लौट कर नहीं आई। अब आते हैं नंबर 3 पर, बिहार के उस नेता पर जिन्हें राजनीतिक गलियारों में लोग चुटकी लेते हुए पलटू राम भी कह देते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। नीतीश जी और मोदी जी का रिश्ता ना किसी पतंग की डोर जैसा है, कभी टूटता है तो कभी जुड़ जाता है। जरा क्रोनोलॉजी समझिए। 2013 में इन्होंने मोदी जी के नाम पर एनडीए छोड़ा, 2017 में वापस आ गए, 2022 में फिर से दिल टूटा और आरजेडी कांग्रेस के पाले में चले गए। जाते जाते बड़े तेज से कहा था अब मोदी जी के साथ कभी नहीं मिलूंगा, मिट्टी में मिल जाऊंगा पर वहां नहीं जाऊंगा। फिर जनवरी 2024 में क्या हुआ, चुपचाप बिना सुर के वापस एनडीए के गोद में बैठ गए। अरे नीतीश जी, वो कभी नहीं वाला वादा कहाँ गया। लेकिन दोस्त, यहाँ एक दिलचस्प बात नोट करने वाली है। जब जब नीतीश जी मोदी जी से दूर गए, उनकी पार्टी कमजोर हुई, सीटें घटी और साख गिरी। और जब जब वो मोदी जी के साथ आए, उन्होंने बिहार पर राज किया। शायद इसलिए वो बार बार पलट कर वापस आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि मोदी के साथ ही उनकी असली ताकत है। अब जो नंबर 2 की कहानी है ना, वो इस लिस्ट की सबसे दर्दनाक और हैरान कर देने वाली कहानी है। उद्धव ठाकरे, शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे के बेटे, जिनकी एक आवाज पर कभी पूरी मुंबई थम जाती थी। साल 2019 के महाराष्ट्र चुनाव के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी के चक्कर में भाजपा और शिवसेना की सालों पुरानी दोस्ती टूट गई। उद्धव जी ने एनडीए का साथ छोड़ दिया और धुर विरोधी कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। खुद मुख्यमंत्री भी बन गए। वो खुश थे, लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन नहीं टिक पाई। साल 2022 में उनकी ही पार्टी के कद्दावर नेता एकनाथ शिंदे जी ने बगावत कर दी और शिवसेना के ज्यादातर विधायकों को तोड़कर अपने साथ ले गए। उद्धव जी की सरकार धड़ाम से गिर गई, मुख्यमंत्री का पद चला गया। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसकी कल्पना तो उद्धव ने सपने में भी नहीं की होगी। चुनाव आयोग ने असली शिवसेना का नाम और उनका पारंपरिक चुनाव चिन्ह धनुष बाण दोनों छीनकर एकनाथ शिंदे की शिवसेना को दे दिए। सोचिए, बाला साहेब ठाकरे के बेटे के पास अपने ही पैदा की बनाई पार्टी का नाम और निशान तक नहीं बचा। मोदी जी का साथ छोड़ने की इतनी भारी कीमत शायद ही किसी और नेता ने चुकाई होगी। और अब अपने दिल की धड़कनें थाम लीजिए, क्योंकि नंबर 1 की कहानी में जो ट्विस्ट है वो किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म के क्लाइमेक्स जैसा है। आंध्र प्रदेश के सबसे ताकतवर नेता और टीडीपी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू जी 2014 में यह मोदी जी के साथ एनडीए में थे।
और केंद्र सरकार में इनके मंत्री भी थे। लेकिन 2018 में आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा न मिलने की जिद पर इन्होंने एनडीए छोड़ दी और मोदी जी के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। फिर आया 2019 का चुनाव। आंध्र की 175 विधानसभा सीटों में से इनकी पार्टी सिमट कर रह गई सिर्फ 23 सीटों पर। जगन मोहन रेड्डी जी ने इन्हें ऐसा धोया कि चंद्रबाबू नायडू पूरी तरह जमीन पर आ गए। ऊपर से उन पर भ्रष्टाचार के केस दर्ज हुए और उन्हें पूरे 52 दिन जेल में रहना पड़ा। जो नेता कभी आंध्र प्रदेश का भाग्य विधाता माना जाता था, वो जेल में फूट फूट कर रो रहा था, पूरी तरह टूट चुका था। लेकिन अब आता है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। साल 2024 के चुनाव से ठीक पहले चंद्रबाबू नायडू जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो वापस मोदी जी के पास आए और एनडीए में शामिल हो गए। और 2024 का नतीजा क्या रहा? 175 में से रिकॉर्ड 164 सीटें एनडीए के खाते में आईं। और सुनिए, 2024 में भाजपा को केंद्र में खुद अकेले पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। तब चंद्रबाबू नायडू के 16 सांसदों ने मोदी सरकार को सहारा दिया और सरकार बनवाई। आज चंद्रबाबू नायडू शान से आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और देश की राजनीति के सबसे बड़े किंग मेकर हैं। तो भाइयों, कहानी का लब्बो लुआब क्या है? साल 2019 में जब चंद्रबाबू नायडू ने मोदी को छोड़ा तो वो 23 सीटों पर सिमट कर जेल पहुंच गए और जब वापस मोदी का हाथ थामा तो सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जा बैठे। यही है इस पूरी लिस्ट का सबसे बड़ा सबक कि राजनीति के इस बिसात पर मोदी का साथ छोड़ने वाले अक्सर अर्श से फर्श पर आ गिरे हैं। आपको क्या लगता है, इनमें से सबसे बड़ी गलती किसकी थी? कमेंट में जरूर बताइएगा।